अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये जो हमारे सेल में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है, ठीक है। ना सिर्फ सेल के अंदर एनर्जी बनाती है बल्कि उसको सेल के अंदर सप्लाई भी करती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत अहम बात है कि हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को मैन्युफैक्चर भी करती है और उसको सेल के अंदर सप्लाई भी करती है। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी किया तो हमने देखा कि जो इसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था। रोड्स थे, फिलामेंट्स थे, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर था और वेसिकल्स मौजूद थे। ये हमें नज़र आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा नज़र आया? तो हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आया कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी नज़र आई। मॉर्फोलॉजी हम स्टडी ऑफ शेप, साइज़ वगैरह को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर कितना होता है। डायामीटर इसका होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है? लेंथ इसके हमारे पास होती है 7 माइक्रोमीटर। अब हम सबसे पहले जो है मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का, उसके बाद हम इसको डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, मतलब उनके बाहर 2 मेम्ब्रेन होती हैं और कुछ के बाहर 1 होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर 2 मेम्ब्रेन होती हैं और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक हमारे पास होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी हमारे पास होती है इनर मेम्ब्रेन। जो हमारे पास होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास स्मूथ होती है और जो हमारे पास होती है इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर काफ़ी सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं और उन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद होता है, ठीक है। उसको हम इनर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। मैट्रिक्स मौजूद होता है, मैट्रिक्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, और उसको इनर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो दरमियान स्पेस है उसको आउटर कंपार्टमेंट बोलेंगे, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास है मैट्रिक्स उसे हम इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास जो है नोब लाइक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इन नोब लाइक पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम डायग्राम से माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। हमने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, जिसको हमने कहा था कि इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको। इन इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये मैट्रिक्स मौजूद है। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या इसको हम इनर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये इसके 2 नेम्स हैं, आपने याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन है या क्रिस्टा कह सकते हैं, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नोब लाइक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये नोब लाइक पार्टिकल्स हैं ये सारे,
इनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब हम आगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम मौजूद होते हैं। हमने राइबोसोम वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इसके अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अपने राइबोसोम मौजूद हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। डीएनए भी इसका अपना मौजूद है, इसका मतलब इसकी अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये बात भी याद रखने वाली है कि किस ऑर्गेनेली को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। बोलते क्यों हैं? इसके अंदर इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मौजूद है, हमने पढ़ा था कि वो 80S होता है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम मौजूद है ये 70S होता है। ये डिफरेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम में और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। सबसे पहला इसका फंक्शन यही है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ADP मौजूद होता है। ADP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, इसके साथ एक फॉस्फेट आयन मिलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइडिंग यूनिट है सेल का, ठीक है। ATP को सिंथेसाइज करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए होते हैं वो होते हैं ATP सिंथेटेज। वो भी हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मौजूद होते हैं। और डिफरेंट जो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, उन तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे क्रेब्स साइकिल, बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में हम क्रेब्स साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ यही बात याद रखनी कि क्रेब्स साइकिल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। और हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन हो रहे होते हैं। रेस्पिरेटरी चेन रिएक्शन भी हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। एक और हमारे पास फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड मतलब लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही होती है। लास्ट में हमारे पास ये बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है ना वो हर सेल के अंदर वेरी करते हैं और बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने लाइसोसोम के टॉपिक में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर वो एक्सरसाइज छोड़ दे तो उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हमें वो कम करने पड़ते हैं, वो लाइसोसोमल एक्टिविटी के ज़रिए कम होते हैं। इस तरह जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डिपेंड कर रहे होते हैं।